हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है मानव नेत्र, यानी जिसे कहते हैं रंग बिरंगा संसार। इसका एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है जिसमें 35 क्वेश्चन थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो जो सिग्नलों की व्याख्या होती है वो हमारा मस्तिष्क में सिग्नलों का व्याख्या होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम कहलाता है। तो उसे कहते हैं परितारिका। परितारिका इसे आइरिस भी कहते हैं। यह एक पतली वृत्ताकार संरचना होती है जिसका काम आँख के तारे की व्यास को नियंत्रित करना होता है। तो आइरिस या परितारिका होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो परिवर्तित द्वारक की भांति आँख की पुतली हमारी कार्य करती है। परिवर्तित द्वारक की भांति हमारी आँख की पुतली कार्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तित द्वारक की भांति। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। जो कार्निया के पीछे संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहें, उसे परितारिका कहते हैं या फिर आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न होने का कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को हमारे परितारिका या फिर जिसे कहते हैं आइरिस वह नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। अगला प्रश्न दिया गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ से नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परितारिका। अगला प्रश्न दिया गया है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के गोल होने पर हम लोग निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड तक वस्तु को हटा लेने पर नेत्र पटल पर प्रतिबिंब हमारा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न दिया गया है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो कार्निया के पीछे परितारिका होती है जो काले रंग का समुच्चय होता है या फिर काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है जिसे परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो यह दोष हमारा जरा दृष्टि दोष कहलाता है या फिर जिसे कह सकते हैं हम लोग जरा दूरदर्शिता कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अबिंदुकता। अगला प्रश्न दिया गया है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो इसमें हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसकी बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं दृष्टि परिसर। जो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दृष्टि परिसर। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है हमारा, वह 180 सेंटीमीटर पर होता, 180 डिग्री पर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। जो दूरदृष्टि वाली आंखें होती हैं वह दूर की वस्तुओं को ही साफ साफ देख पाती हैं, क्योंकि इसमें बताया अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो हम लोग निकट की ही वस्तुओं को देख पाएंगे, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो हम लोग दूर की ही वस्तुओं को देख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर उस हिसाब से हो जाएगा कि दूर की वस्तुओं को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं अगर हमें दूरदृष्टि दोष हुआ हो तब। अगला प्रश्न दिया गया है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष तब होता है हमें जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, यानी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अत्यधिक हो जाएगी तब हमें दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभिदो द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो विद्युत सिग्नल में रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सिग्नल। अगला प्रश्न है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होनी चाहिए, तो 10 वर्ष के भी कर सकते हैं, 25 वर्ष के भी कर सकते हैं, 60 वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेने चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो जो लाल रंग हमारा होता है वह खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है? तो सबसे अधिक विचलित हमारा बैगनी रंग होता है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। तो प्रकाश हमारा कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। कार्निया क्या है? कार्निया एक पारदर्शी भाग है जिस पर बाहरी प्रकाश पड़ता है और उसका परावर्तन होता है, और यह आँख का लगभग 2/3 भाग होता है जिसमें बाहरी आँख का रंगीन भाग पुतली और लेंस का प्रकाश देने का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के विचलन सभी रंगों से कम होता है। जब प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित होता है तो जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो उनमें शंकुआकार कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिसे कहते हैं शंकु कोशिकाएं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देना,
यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा चपटा। अगला प्रश्न दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है या फिर किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी रंग के लिए होता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी रंग के लिए होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब को हरे रंग में देखा जाए तब यह कैसा प्रतीत होगा? तो यह हमारा काला प्रतीत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है या फिर प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, नीला, हरा, ये तीनों ही प्राथमिक रंग है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC तीनों। अगला प्रश्न दिया गया है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 2.5 सेमी हो जाती है। तो आज तक का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।